तो भाई लोग, फिटर थ्योरी ग्रुप में आप लोग का स्वागत है। सॉरी 2-3 दिन हम वीडियो नहीं डाल पाए, थोड़ा सा प्रॉब्लम में थे। चलिए कोई बात नहीं है, ऐसी वीडियो आते रहेगा। चलिए तो हम लोग हीट ट्रीटमेंट का क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व करा दिए थे और आज 21 नंबर क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो सबसे पहले आप लोग जाइए चैनल पर, उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए, कह रहा है निम्न में से किस उद्देश्य से स्टील की नॉर्मलाइजिंग की जाती है। कह रहा है कि किस उद्देश्य के लिए स्टील की नॉर्मलाइजिंग की जाती है। आप लोग को इसका आंसर बताना होगा। बताइए, फटाफट बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या पहला ऑप्शन दिया हुआ है स्टील के मशीनबिलिटी में सुधार लाना, दूसरा ऑप्शन दिया है स्टील को मुलायम करना, तीसरा ऑप्शन दिया है अंदरूनी स्ट्रेस को दूर करना और चौथा ऑप्शन दिया है टफनेस बढ़ाना तथा भंगुरता कम करना। इसका राइट आंसर क्या होगा बताएंगे आप लोग। फटाफट बताइए दोस्त, इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को पहले समझना है गहराई से। करें निम्न में से किस उद्देश्य से, एक सेकंड, निम्न में से किस उद्देश्य से स्टील की नॉर्मलाइजिंग की जाती है। किस उद्देश्य से स्टील की नॉर्मलाइजिंग की जाती है बताइए आप लोग। चलिए हम इसका राइट आंसर बताते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा अंदरूनी स्ट्रेस को दूर करने के लिए, यानी ऑप्शन 3 क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा अंदरूनी स्ट्रेस को दूर करने के लिए। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा ब्रश के साइज बढ़ा लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस स्टील को केस हार्डनिंग किया जा सकता है। इसमें से 4 स्टील दिया हुआ है, 4 स्टील के नाम है और इसमें कह रहा है कि किस स्टील का केस हार्ड किया जा सकता है। हाई कार्बन स्टील का या लो कार्बन स्टील का या कास्ट आयरन का या एलॉय स्टील का। इसमें से किस स्टील का केस हार्ड किया जा सकता है। इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे। केस हार्ड का मतलब क्या होता है, जो उसकी ऊपरी सतह है ये वाला किसी भी स्टील का, उसको ऊपरी सतह को हम लोग क्या करते हैं, हार्ड करते हैं, जिससे उस पर बाहरी कोई भी अगर धातु है उस पर प्रहार हो या खरोचने में क्या करती है, रुकावट पैदा करती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए दोस्त, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लो कार्बन स्टील। लो कार्बन स्टील का केस हार्ड किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टील को हार्ड करने के बाद एक और ऊष्मा उपचार प्रक्रिया करना क्या कहलाता है। कोई भी स्टील है उसको अगर हम हार्ड कर दिए, हार्ड करने के बाद एक और ऊष्मा उपचार प्रक्रिया किया जाता है, उस प्रक्रिया का नाम क्या है। क्या टेम्परिंग है, क्या उसका नाम टेम्परिंग है
या फिर नॉर्मलाइजिंग है या फिर एनेलिंग है या फिर केस हार्डनिंग है? क्या होगा राइट आंसर दोस्त? इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे। स्टील को हार्ड करने के बाद एक और ऊष्मा उपचार प्रक्रिया किया जाता है, बताइए आप लोग क्या होगा इसका राइट आंसर? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा टेम्परिंग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेम्परिंग। स्टील को हार्ड करने के बाद एक और जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसको हम लोग कहते हैं टेम्परिंग। उसको क्या बोलते हैं? टेम्परिंग। ठीक है, आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से प्रिपरेशन करते चलेंगे। ये आप लोग को एग्जाम के दृष्टि से बहुत बहुत वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न चला रहे हैं। ठीक है, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर सभी प्रकार के स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ सकते हैं इसको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस प्रक्रिया का प्रयोग स्टील की टफनेस बढ़ाने तथा भंगुरता को कम करने के लिए किया जाता है? टफनेस यानी टफनेस को बढ़ाना है, अब ब्रिटलेंस यानी भंगुरता को कम करना है। तो वो कौन सी प्रक्रिया है? क्या वो यहाँ केस हार्डनिंग होगा, बस लिखा गया है केस हार्डनिंग, नॉर्मलाइजिंग, टेम्परिंग या एनेलिंग। इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी कि टफनेस को बढ़ाना है, मजबूती को बढ़ाना है उसका, और भंगुरता यानी ब्रिटलेंस को कम करना है। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा? राइट आंसर बताइए। तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा टेम्परिंग। टेम्परिंग इज करेक्ट आंसर। यानी कि कभी भी टेम्परिंग के माध्यम से हम लोग किसी भी मेटल के ऊपर उसमें टफनेस को बढ़ाते हैं और भंगुरता को कम करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे। ठीक है, इसके लिए हम आप लोगों को समय दे रहे हैं। कह रहे हैं कि केस हार्डनिंग की वह विधि जिसमें गर्म स्टील पर अमोनिया गैस छोड़ा जाता है कहलाता है। कह रहा है कि केस हार्डनिंग की वो कौन सा विधि है जिस पर अमोनिया गैस छोड़ा जाता है कहलाता है? बताइए। इसके पास आपके पास चार ऑप्शन है। क्या वो साइनाइडिंग होता है, क्या वो क्लोरोमीटर होता है, या कार्बोराइजिंग होता है, या नाइट्राइडिंग होता है? इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए दोस्त, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे। चलिए हम बताते हैं इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्राइडिंग। नाइट्राइडिंग इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। केस हार्डनिंग की वह विधि जिसमें गर्म स्टील पर अमोनिया गैस छोड़ा जाता है उसे हम कहते हैं नाइट्राइडिंग। ये एक एक लाइन का क्वेश्चन है, आप लोग लाइन बाय लाइन भी याद कर सकते हैं। ऑप्शन वाइज तो है ही है, आप ऑप्शन से भी याद कर सकते हैं इसको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एनीलिंग का सर्वश्रेष्ठ परिणाम पाने के लिए स्टील को किस अवस्था में ठंडा किया जाता है? अच्छा, आप लोग बताएंगे कि एनीलिंग क्या है। देखिए एनीलिंग एक हीट ट्रीटमेंट का ही विधि है जिससे हम लोग किसी भी मेटल को मशीनिंग योग्य बनाते हैं, वो मुलायम बन जाता है। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि एनीलिंग का सर्वश्रेष्ठ परिणाम पाने के लिए स्टील को किस अवस्था में ठंडा किया जाता है? आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ताप की सप्लाई का स्विच ऑफ करके फर्नेस में ही धीरे धीरे, यानी कि ये सब जितना ऑप्शन है ये ठंडा करने की बात हो रही है कि एनीलिंग का सर्वश्रेष्ठ परिणाम पाने के लिए स्टील को किस अवस्था में ठंडा किया जाता है। स्टील को तो पहले हम लोग गर्म करते हैं, लेकिन गर्म करने के बाद किस अवस्था में ठंडा करते हैं ताकि वो मेटल एनीलिंग बन जाता है, एनीलिंग हो जाता है। तो पहला ऑप्शन है ताप की सप्लाई का स्विच ऑफ करके। दूसरा ऑप्शन है पीस को फर्नेस से निकालकर खुली हवा में रखकर। तीसरा ऑप्शन है
पीस को फर्नेस में से निकालकर खुली हवा के प्रवाह में रखकर, और चौथा ऑप्शन है पीस को फर्नेस से निकालकर पानी के भरे टैंकर में डुबोकर। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या होगा दोस्त इसका राइट आंसर? चलिए हम इसका राइट आंसर बताते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ताप के सप्लाई का स्विच ऑफ करके फर्नेस में ही धीरे धीरे क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है निम्न में से किस ताप पर हाई स्पीड स्टील को टेम्पर किया जाता है। हाँ, निम्न में से किस ताप पर हाई स्पीड स्टील को टेम्पर किया जाता है? बताइए। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 220 डिग्री सेल्सियस से 230 डिग्री सेल्सियस पर, 550 डिग्री सेल्सियस से 600 डिग्री सेल्सियस पर, तीसरा है 300 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस पर, और चौथा है 700 डिग्री सेल्सियस से 750 डिग्री सेल्सियस पर। यानी कि हाई स्पीड स्टील की बात कर रहा है। हाई स्पीड स्टील को कितना डिग्री सेल्सियस पर टेम्पर किया जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 550 डिग्री सेल्सियस से 600 डिग्री सेल्सियस तक होगा। ये देखिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और ये इम्पोर्टेंट सेट चल रहा है। इम्पोर्टेंट क्या चल रहा है? सेट चल रहा है। इस चीज़ को आप लोग मजाक में नहीं लेकर के सीरियसली इसका प्रिपरेशन आप लोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28 स्टील की नाइट्राइडिंग निम्न में से किस ताप पर की जाती है? वो देखिए हाई स्पीड स्टील का बात कर रहा था। ये क्वेश्चन क्या था? हाई स्पीड स्टील की टेम्पर के बात कर रहा था। इसका 550 से 600 डिग्री सेल्सियस हो गया। इसमें कह रहा है स्टील की नाइट्राइडिंग निम्न में से किस ताप पर की जाती है? स्टील की नाइट्राइडिंग किस ताप पर की जाती है? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे। या 400 से 450 डिग्री सेल्सियस पर, 450 से 500 डिग्री सेल्सियस पर, या 500 से 550 डिग्री सेल्सियस पर, या 550 से 600 डिग्री सेल्सियस पर। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 500 से 550 डिग्री सेल्सियस पर। देखिए इसमें दोनों कुछ अंतर नहीं है। इसका देना है ऑप्शन 27 का 550 से 600, यानी हाई स्पीड स्टील के टेम्परिंग के लिए। इसमें ये स्टील की नाइट्राइडिंग करने के लिए तो 500 से 550। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कर रहा है निम्न में से किस विधि में स्टील को फर्नेस में ही ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है? देखिए इसके पीछे एक क्वेश्चन आया था एनेलिंग वाला, आते हैं देखिए एनेलिंग वाला जस्ट वही चीज़ है, ये सेम टू सेम। उसमें क्या कह रहा था? एनेलिंग का सर्वश्रेष्ठ परिणाम पाने के लिए स्टील को किस अवस्था में ठंडा किया जाता है? ताप की सप्लाई का स्विच ऑफ करके फर्नेस में धीरे धीरे। वही क्वेश्चन देखिए सेम टू सेम, कुछ लेवल चेंज कर दिया है और कुछ नहीं है। निम्न में से किस विधि में स्टील को फर्नेस में ही ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है? तो आप इससे आप लोग पकड़ सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनेलिंग। एनेलिंग भी एक ऐसी विधि है जिसको फर्नेस में ही स्विच को ऑफ करके धीरे धीरे ठंडा होने के लिए धातु को छोड़ दिया जाता है।
इसमें विशेष आप लोग को नहीं बताना। देखिए क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होते रहता है, इससे घबराना नहीं है, बस माइंड में ये रखना है कुछ डिफ़िकल्ट पॉइंट होता है जो इम्पोर्टेंट हो जाता है, उसको आपको माइंड में रखना होगा कि क्या हो सकता है क्या नहीं। कुछ अपना लॉजिकल लगाकर भी क्वेश्चन का प्रिपरेशन किया जाता है, ठीक है। और कभी भी पढ़ाई को अपने भाषा में अपने हिसाब से समझना चाहिए, किताबी लैंग्वेज को दूर हटाकर, और एग्जाम्पल से किसी क्वेश्चन का आंसर हम लोग याद करते हैं। एनेलिंग की जब भी बात आएगा, ये तो मुलायम बनाता है और फर्नेस में ही धीरे धीरे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब मशीनिंग योग्य बनाने के लिए हम लोग एनेलिंग मेथड का प्रयोग करते हैं, किसी भी धातु को मशीनिंग योग्य बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से एनेलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए आ गया ना क्वेश्चन। पीछे आपको क्या बताया, 3 पॉइंट बताए, 3 में से देखिए आ गया मशीनेबिलिटी को बढ़ाना। क्या आया है ऑप्शन में? मशीनेबिलिटी को बढ़ाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा का। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मशीनेबिलिटी को बढ़ाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाई स्पीड स्टील का हार्डनिंग टेम्परेचर क्या होता है? देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर था आपका, ये क्या था आपका क्वेश्चन नंबर? हाई स्पीड स्टील ये था। निम्न में से किस तापमान पर हाई स्पीड स्टील को टेम्पर किया जाता है? तो टेम्पर करने के लिए 550 से 600। अब इसमें जो क्वेश्चन आया है आपका 31 नंबर में, कह रहा है कि हाई स्पीड स्टील की हार्डनिंग टेम्परेचर क्या होता है? दोनों क्वेश्चन में अंतर है ना, वो टेम्परिंग, ये हार्डनिंग। टेम्परिंग 550 से 600, हाई स्पीड स्टील का हार्डनिंग टेम्परेचर के जब बात करेगा तो इसमें हो जाएगा 1250। क्या हो जाएगा? 1250 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हार्डनिंग प्रोसेस में हाई स्पीड स्टील को गर्म करने के पश्चात किस माध्यम में ठंडा किया जाता है? देखिए हाई स्पीड स्टील को हम लोग टेम्परिंग कर लिए 550 से 600 डिग्री, 500 से 6 कितना था? 500 से 550, 550 से तो क्या था? 600, और उसको हम लोग क्या कर लिए? क्वेश्चन नंबर 31 में उसका हार्डनिंग टेम्परेचर पता कर लिए, कितना पर हार्ड किया जाता है। अब आ गया 32 नंबर, हाई स्पीड स्टील हार्डनिंग प्रोसेस में हाई स्पीड स्टील को गर्म करने के पश्चात ठंडा आखिर किस में करते हैं भाई? किस में उसको ठंडा करते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए पानी है, तेल है, सोडा पानी है, ब्राइन वाटर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा तेल। तेल में हम लोग क्या करते हैं? इसको ठंडा कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, टॉप कोर तथा डक्टाइल स्किन होता है। बताइए कौन सा ऐसा विधि है जिसमें टॉप कोर और डक्टाइल स्किन होता है? कौन सा मेथड है? क्या वह एनेलिंग है, टेम्परिंग है, केस हार्डनिंग है या हार्डनिंग है? तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा केस हार्डनिंग, टॉप कोर डक्टाइल स्किन। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया में स्टील को किस माध्यम में ठंडा किया जाता है? कह रहा है कि नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया जब हम लोग करते हैं तो स्टील को किस माध्यम में हम लोग क्या करते हैं? ठंडा करते हैं। किस माध्यम में ठंडा करते हैं? क्या तेल में डुबोकर, कमरे के ताप पर, ठंडी हवा में छोड़कर या पानी में डुबोकर? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्त नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया में हम लोग स्टील को कमरे के ताप पर ही क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं और उसी पर धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए।
क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा स्केल फ्री सतह का निर्माण होता है? कह रहा है कौन सा ऐसा प्रक्रिया है जिसमें फ्री सतह स्केल का प्रयोग होता है? इसमें ऑप्शन है, पहला एनलिंग, दूसरा है इंडक्शन हार्डनिंग, तीसरा है फ्लेम हार्डनिंग और चौथा है नाइट्राइटिंग। तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडक्शन हार्डनिंग। इंडक्शन हार्डनिंग क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सेकेंड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। करेगा निम्न में से स्टील की नॉर्मलाइजिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? करेगा स्टील की नॉर्मलाइजिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्टील के नॉर्मलाइजिंग हम लोग क्यों करते हैं? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या उत्पन्न स्ट्रेस को दूर करने के लिए, या उत्पन्न स्ट्रेस को दूर करने के लिए, या मशीनेबिलिटी में सुधार लाने के लिए, या स्टील को सॉफ्ट बनाने के लिए, या टफनेस और ब्रिटनेस को कम करने के लिए? यानी कि नॉर्मलाइजिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, मेन पॉइंट क्या है, नॉर्मलाइजिंग हम लोग क्यों करते हैं, बताइए। तो देखिए दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्पन्न स्ट्रेस को दूर करने के लिए। जो भी उसमें उस धातु में उत्पन्न स्ट्रेस है, खराबियाँ है, उसको हम लोग क्या करते हैं? नॉर्मलाइजिंग के माध्यम से क्या कर लेते हैं? दूर कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर पहला ऑप्शन ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, केस हार्डनिंग के लिए सबसे पहले कार्बोराइजिंग की जाती है, जिसका मतलब है, करेक्ट, केस हार्डनिंग हम लोग किसी भी धातु करते हैं तो उसके पहले हम लोग कार्बोराइजिंग करते हैं, जिसका मतलब क्या है? क्या मतलब है कि पहले हम लोग कार्बोराइजिंग करते हैं उसके बाद केस हार्डनिंग करते हैं? तो ऑप्शन 1 दिया है, स्टील के पीस की कार्बन के प्रतिशत की मात्रा बढ़ाना, पीस के कोर में कार्बन के प्रतिशत की मात्रा को बढ़ाना, सरफेस पर कार्बन के प्रतिशत को मात्रा को कम करना, स्टील के पीस की कार्बन के प्रतिशत की मात्रा को घटाना। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्यों पहले कार्बोराइजिंग करते हैं तब केस हार्डनिंग करते हैं? तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सरफेस पर कार्बन के प्रतिशत की मात्रा को बढ़ाना। देखिए कभी भी अगर केस हार्डनिंग करेंगे, अगर उस धातु में कार्बन की मात्रा अधिक होगा तो उसका केस हार्डनिंग करना इतना आसान नहीं हो रह जाएगा। इसलिए सबसे पहले हम लोग कार्बोराइजिंग करके हम लोग क्या करते हैं? उससे कार्बन की मात्रा को हटा लेते हैं और सरफेस पर कार्बन की मात्रा प्रतिशत बढ़ाना। सॉरी रॉन्ग ऑप्शन ही गलत है का। एक मिनट। केस हार्डनिंग के लिए सबसे पहले कार्बोराइजिंग की जाती है, जिसका मतलब क्या होता है? पहले कार्बोराइजिंग की जाती है, जिसका मतलब क्या होगा? नहीं ठीक है, देखिए सरफेस पर कार्बन के प्रतिशत की मात्रा बढ़ाना। पहले हम लोग क्या करते हैं? कार्बोराइजिंग प्रक्रिया से क्या करते हैं? मेटल के अंदर गहराई में हम लोग क्या करते हैं? कार्बन की मात्रा को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, जिससे क्या होता है? हमारा जो मेटल होता है हार्ड हो जाता है, और जिसके माध्यम से उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? केस हार्डनिंग प्रक्रिया को कर लेते हैं। ये राइट आंसर होगा, ठीक है। सरफेस पर कार्बन के प्रतिशत की मात्रा को बढ़ाना, ठीक है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 38 नंबर की क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें चुंबकीयता का गुण सर्वाधिक होता है? कह रहा है कि कौन सा ऐसा विधि है जिसमें चुंबकीयता का गुण सबसे अधिक होता है? क्या वो फेराइट है, सीमेंटाइट है, पियरलाइट है या स्टेनाइट है? क्या होगा राइट आंसर इसका? तो दोस्त इसका राइट आंसर है फेराइट। फेराइट में क्या होता है? सबसे अधिक चुंबकीयता का गुण पाया जाता है। इस देखिए क्वेश्चन ये सब इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको मजाक में नहीं लेंगे। देखिए फेराइट क्या होता है, आप लोग को पता है कि फेराइट क्या है? देखिए बताते हैं। फेराइट जो है ये शुद्ध लोहे का स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? शुद्ध लोहा का स्ट्रक्चर होता है। इसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होता है, ठीक है, इसलिए इसमें चुंबकीयता गुण सर्वाधिक होता है। यह स्ट्रक्चर जो होता है नरम,
यानी कि मुलायम और डक्टाइल होता है। डक्टाइल मतलब क्या? चिमड़ा। क्या होता है? चिमड़ा। नरम का मतलब मुलायम होता है। ठीक है, इसलिए इसमें चुंबकत्व का गुण सबसे अधिक पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 39, निम्न में से कौन सा स्ट्रक्चर नरम और डक्टाइल होता है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्ट्रक्चर जो है नरम और डक्टाइल होता है? क्या वो फेराइट होता है, सीमेंटाइट होता है, पियरलाइट होता है या अस्टेनाइट होता है? क्या होगा राइट आंसर इसका, बताएंगे आप लोग। देखिए अभी जस्ट इसके पहले ही हम बताए कि फेराइट एक स्ट्रक्चर है जो क्या होता है? नरम होता है। क्या होता है? मुलायम होता है। और क्या होता है? डक्टाइल भी होता है, यानी कि चिमड़ भी होता है ना। तो इसका राइट आंसर तो 1 एन ऑप्शन होगा, केवल क्वेश्चन को ही तो घुमाया है। देखिए तो इसमें क्या दिया था? निम्नलिखित में से किस में चुंबकीयता गुण सर्वाधिक होता है? फेराइट में। और फेराइट में ही आपको बताया कि फेराइट स्ट्रक्चर होता है नरम और डक्टाइल होता है। उसी क्वेश्चन को दोबारा रिपीट हो गया है, थोड़ा सा मेथड चेंज हो गया इसका क्वेश्चन का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फेराइट और कार्बन का रासायनिक मिश्रण होता है। लीजिए आ गया कि फेराइट और कार्बन, फेराइट और कार्बन को मिला दिए हम, फेराइट प्लस कार्बन। कह रहा है कि फेराइट में अगर हम कार्बन को मिला देते हैं तो वो कौन सा स्ट्रक्चर बना लेता है? आप लोग इसका राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। बताइए। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सीमेंटाइट। इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीमेंटाइट। यानी कि फेराइट और कार्बन का रासायनिक मिश्रण क्या होता है? सीमेंटाइट स्ट्रक्चर हो जाता है। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा बता दे रहे हैं। फेराइट और कार्बन का रासायनिक मिश्रण क्या होता है? सीमेंटाइट होता है। यह स्ट्रक्चर बहुत हार्ड और ब्रिटल होता है। यह क्या हो जाता है? बहुत हार्ड और ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब क्या होता है? भंगुर हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक तो शुद्ध लोहा है, और शुद्ध लोहा में हम लोग क्या कर दिए? कार्बन को मिला दिए। तो कार्बन को अगर मिला दिए थे तो हार्ड हो गया, हार्ड के साथ साथ भंगुर भी हो गया ना। तो देखिए फेराइट और कार्बन का रासायनिक मिश्रण से किस क्या बनता है? सीमेंटाइट स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ तक के कोई दिक्कत है आप लोग को तो बता सकते हैं। यहाँ तक कोई समस्या है तो बताइए। आप लोगों को कुछ हम एक हीट ट्रीटमेंट से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बता दे रहे हैं। थोड़ा सा वीडियो ये लंबा जाएगा ना, लेकिन आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। इसमें से कुछ पॉइंट है, जैसे हम लोग का चैप्टर क्या है? चैप्टर है हम लोग का हीट ट्रीटमेंट। क्या है? हीट ट्रीटमेंट। क्या है? हीट ट्रीटमेंट। आप लोग समझ जाएंगे। कोई चैप्टर क्या है? हीट ट्रीटमेंट। और हम लोग को देखिए स्टील की आंतरिक संरचना, कोई भी स्टील है उसको हम लोग इंटरनल संरचना के बारे में जानते हैं। हम लोग इंटरनल संरचना, सब स्टील में अलग अलग इंटरनल संरचना होती है। जैसे मान लीजिए हम लोग आपको बता देते हैं रट आयरन। रट आयरन को अगर बीच में हम लोग तोड़ेंगे तो वो रेसे रेसे जैसा दिखाई देता है। जैसे कास्ट आयरन हो गया तो वो कंकड़ पत्थर जैसा बूंदा बूंदा इस तरह का तोड़ेंगे तो दिखाई देगा। तो इसमें जो स्टील की आंतरिक संरचना है, ये कैसे पता चलता है? जब स्टील को गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है? जब कोई भी स्टील की पार्ट्स है उसको हम लोग क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो उसकी आंतरिक बनावट में कुछ परिवर्तन होता है, उसकी इंटरनल बनावट में कुछ परिवर्तन होता है, जिससे स्टील के गुण में कुछ परिवर्तन आ जाता है। स्टील के जो देखिए जो पहले सैंपल था उसको गर्म किए तो उसके गुण में कुछ परिवर्तन आ गया। तो स्टील को हीट ट्रीटमेंट करते समय देखिए तो उसी में क्या करते हैं? स्टील को हम लोग हीट ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है। अब इसमें से देखिए कुछ महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर बना लेता है। जब स्टील को हम लोग गर्म करते हैं
तो कुछ महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर बना लेता है। जैसे पहला होता है फेराइट। क्या होता है? फेराइट। तो फेराइट के बारे में हम आप लोगों को बताए हैं अभी कि फेराइट क्या होता है। फेराइट में सबसे अधिक चुंबकत्व का गुण होता है। फेराइट में सबसे अधिक क्या होता है? चुंबकत्व गुण होता है। और ये क्या होता है? ब्रिटल होता है, सॉरी डक्टाइल होता है। मुलायम और क्या होता है? डक्टाइल होता है ना। ठीक है। और सीमेंटाइट के बारे में बताएं कि फेराइट प्लस कार्बन का मिश्रण को क्या बनते हैं हम लोग? सीमेंटाइट बना लेते हैं। फेराइट और कार्बन के मिश्रण क्या बना लेते हैं? सीमेंटाइट बना लेते हैं। अब देखिए सीमेंटाइट के बाद देखिए पहला फेराइट हो गया, दूसरा सीमेंटाइट हो गया, और तीसरा स्ट्रक्चर जो होता है वो बनता है पियरलाइट। क्या बनता है? पियरलाइट। आगे आप लोग को क्वेश्चन हम करवाएंगे, आज आप लोग को बेसिक बता देते हैं। पियरलाइट, तो पियरलाइट क्या है? देखिए यह फेराइट और सीमेंटाइट के मिश्रण होता है। ध्यान से समझेंगे। पहले तो लोहा का शुद्ध रूप फेराइट है। फेराइट में क्या कंडीशन था भाई कि ये मुलायम होता है, शुद्ध आयरन होता है, चुंबकत्व गुण अलग होता है और डक्टाइल भी होता है। और फेराइट में कार्बन का मिश्रण को मिला है, फेराइट में और कार्बन के मिश्रण को बना है तो क्या बना? सीमेंटाइट बना। क्या बना? सीमेंटाइट बन गया। अब देखिए अब सीमेंटाइट के बाद क्या आता है? पियरलाइट। तो पियरलाइट क्या है? तो पियरलाइट जो है माय डियर फ्रेंड, पियरलाइट स्ट्रक्चर जो है ये फेराइट और सीमेंटाइट का मिश्रण होता है। क्या होता है? फेराइट प्लस सीमेंटाइट का मिश्रण क्या हो जाता है? फेराइट और सीमेंटाइट के मिश्रण क्या हो जाता है? पियरलाइट हो जाता है। अब इसमें एक और कंडीशन रहता है, वो भी आप लोगों को बता दे रहे हैं। एक सेकेंड। एक और कंडीशन रहता है कि भाई जब पियरलाइट स्ट्रक्चर बनेगा तो इसमें फेराइट कितना परसेंट होगा और पियरलाइट कितना परसेंट होगा। तो माय डियर फ्रेंड देखिए फेराइट के मात्रा जो होता है पियरलाइट स्ट्रक्चर में, फेराइट को 87% रहता है और सीमेंटाइट जो होता है क्या होता है? 13% होता है। देखिए ये रेशियो किसी किसी बुक में कुछ अलग भी दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए आप लोग घबराएंगे नहीं, आप लोग रेशियो देख करके मार लेंगे। कहीं मान लीजिए 86 और यहाँ पर 14 दे देगा ना। ठीक है, तो आप लोग घबराना नहीं है। आप थोड़ा सा इधर उधर करके अपना ऑप्शन को मिला करके और इसका राइट आंसर को कर देते हैं, कर दीजिएगा। देखिए पियरलाइट स्ट्रक्चर में क्या होता है? 87% फेराइट और 13% क्या होता है? सीमेंटाइट होता है। अब देखिए इसके बाद जो स्ट्रक्चर बनता है, पहला बना फेराइट, दूसरा सीमेंटाइट, तीसरा पियरलाइट। ठीक है, और चौथा बनता है ऑस्टेनाइट। क्या बनता है? ऑस्टेनाइट। तो हम लोग जानेंगे ऑस्टेनाइट क्या होता है, ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखिए ऑस्टेनाइट, ऑस्टेनाइट, अब इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि ऑस्टेनाइट क्या होता है। ठीक है, तो आइए माय डियर फ्रेंड ऑस्टेनाइट के बारे में जानते हैं। देखिए जब स्टील को अपर क्रिटिकल तापमान पर, देखिए क्रिटिकल तापमान दो प्रकार का होता है, अपर, एक होता है लोअर। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे अपर लोअर क्रिटिकल पॉइंट जो होता है। तो ऑस्टेनाइट में कह रहा है कि जब स्टील को अपर क्रिटिकल तापमान पर गर्म किया जाता है, अपर मतलब कहाँ? जहाँ तक वो स्टील गल ना जाए। जब गल जाता है तो अपर हो गया, जितना पर उसका आंतरिक बनावट में परिवर्तन आ जाता है, पूर्णतः परिवर्तन आ जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपर क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, और लोअर क्रिटिकल पॉइंट मतलब जहाँ से हम लोग गर्म करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अपर क्रिटिकल तापमान पर गर्म किया जाता है तो स्टील के स्ट्रक्चर में पूरी तरह से आंतरिक परिवर्तन हो जाता है। देखिए गया ना, स्टील में पूरी तरह से क्या हो जाता है? आंतरिक परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार जो स्ट्रक्चर बनता है वह ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर कहलाता है। यानी कि सिंपल सी इस चीज़ को समझने के लिए एक आसान सा तरीका बता दे रहे हैं अपने भाषा में। मेल्टिंग पॉइंट, जिस पर कोई भी धातु अगर पूर्णतः गल गया, उसके आंतरिक बनावट में परिवर्तन आ गया, वो क्या हो गया? ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर हो गया।
समझ में है ना। इस स्ट्रक्चर पर स्टील नॉन मैग्नेटिक होती है। जब ऑस्टेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है इस पर स्टील क्या होती है, नॉन मैग्नेटिक हो जाती है। इसमें एक क्वेश्चन भी पूछता है, एक क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो नॉन मैग्नेटिक होता है, इसमें चुंबकत्व का गुण खत्म हो जाता है और उसमें चुंबक नहीं सटता है, तो वो स्ट्रक्चर है ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर। ठीक है। अब इसके बाद में एक और स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे हैं आप लोग। मार्टेनसाइट। क्या है? मार्टेनसाइट। देखिए मार्टेन ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर के बाद क्या बनता है? मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर। देखिए ये क्या स्ट्रक्चर होता है? मार्टेनसाइट बता रहे थे। क्या बता रहे थे? मार्टेनसाइट। देखिए मार्टेनसाइट है यदि ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर वाले स्टील को तुरंत ठंडा कर दिया जाए। देखिए ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर वाले स्टील को, जैसे मान लीजिए कोई भी धातु को गलाए और गलाने के बाद उसको तुरंत क्या कर दिए? तुरंत क्या कर दिए? ठंडा कर दिए। तो ठंडा करने के बाद जो भी प्राप्त होता है हमको, जो भी रिजल्ट मिलता है हमको, वो स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर में बदल जाता है। यह स्ट्रक्चर बहुत हार्ड और ब्रिटल हो जाता है। मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर क्या होता है? बहुत हार्ड और क्या हो जाता है? ब्रिटल हो जाता है, यानी कि भंगुर हो जाता है। आप लोग इस चीज़ को बढ़िया से प्रिपरेशन करेंगे, अच्छा से याद करके रखेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बताते हैं प्रोसेस के बारे में। अगला है ट्रूस्टाइट। क्या है? ट्रूस्टाइट स्ट्रक्चर। देखिए इस स्ट्रक्चर में क्या होता है? मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर वाले स्टील को यदि लोअर क्रिटिकल तापमान से कम तापमान पर दोबारा गर्म करके ठंडा किया जाए तो ट्रूस्टाइट स्ट्रक्चर बनता है। देखिए इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझेंगे, यही कन्फ्यूजन करता है। देखिए ऑस्टेनाइट जो था अपर क्रिटिकल पॉइंट पर गर्म किया जाता था, ठीक। और जो ट्रूस्टाइट है, देखिए ट्रूस्टाइट जो स्ट्रक्चर है इसमें क्या होता है? मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर वाली स्टील को यदि लोअर क्रिटिकल तापमान से कम तापमान पर दोबारा गर्म, यानी कि लोअर क्रिटिकल तापमान मान लीजिए 723 है, इससे हम लोग कम तापमान पर अगर गर्म करते हैं, लोअर क्रिटिकल तापमान से कम तापमान पर दोबारा गर्म करते हैं, एक बार गर्म करने के बाद दोबारा इसको गर्म करते हैं, गर्म करके ठंडा किया जाए, मतलब दोबारा गर्म किया जाए और फिर ठंडा किया जाए, तो ट्रूस्टाइट स्ट्रक्चर बनता है। देखिए इस स्ट्रक्चर वाले स्टील को मशीनिंग वगैरह नहीं किया जा सकता है। जो ट्रूस्टाइट स्ट्रक्चर वाली स्टील होती है इसमें मशीनिंग वगैरह नहीं किया जाता है, किंतु इसमें कंपन सहने की शक्ति होती है, ये वाइब्रेशन को सह सकती है। कोई वाइब्रेट जहाँ जिस स्थान पर हो वहाँ वाइब्रेशन को क्या करती है? ये सह लेती है। ठीक है। और नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो प्रोसेस आपका है सर्वाइट। क्या होता है? सर्वाइट, SORVITE। देखिए इस स्ट्रक्चर में क्या होता है? देखिए इस प्रकार के स्ट्रक्चर ठंडा होने के दर को कंट्रोल करके प्राप्त किया जाता है। ये जो स्ट्रक्चर है ठंडा होने का दर, ठंडा होने का जो दर होता है ना, उसको कंट्रोल करके प्राप्त किया जाता है। इस स्ट्रक्चर में पियरलाइट अधिक और सीमेंटाइट कम होता है। पूछ सकता है क्वेश्चन, तो कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें पियरलाइट कम और पियरलाइट अधिक और सीमेंटाइट कम होता है? वो होता है सर्वाइट स्ट्रक्चर। यह स्ट्रक्चर प्रायः टेम्पर्ड स्टील में पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो टेम्पर्ड स्टील में पाया जाता है। चलिए आप लोग को 7 तरह का हम स्ट्रक्चर के बारे में बताएं। पहला फेराइट, दूसरा सीमेंटाइट, तीसरा पियरलाइट, चौथा ऑस्टेनाइट,
पाँचवा मार्टेनसाइट, छठवा ट्रुस्टराइट और सातवां सर्वराइट ना। आप लोग इसको बढ़िया से प्रिपरेशन कर लेंगे, अच्छा से 2 बार 3 बार इस वीडियो को आप लोग देखेंगे, बिल्कुल समझ में आएगा। जो नहीं समझ में आएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, फिर दोबारा एक वीडियो के माध्यम से हम समझाने का कोशिश करेंगे। चलिए, थैंक्स, आज के लिए इतना ही। आप सब लोग को फिटर थ्योरी ग्रुप में स्वागत है। इसी तरह आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए हम कोशिश कर रहे हैं।